अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू दरख्शां सबक नंबर 6। अफसाना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मज़मून स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मज़मून की तारीफ़ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका पहला मज़मून जो है ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मज़मून के बारे में देख लेते हैं। मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून ये एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। कदीम का मतलब होता है पुराना, और उर्दू अदब को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है नज़म और एक होता है नसर। तो ये कौन सा सिन्फ़ है? नसरी सिन्फ़ है। शेर व शायरी को जो है शेरी सिन्फ़ कहा जाता है, और जिसमें किस्सा कहानी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नसरी सिन्फ़। तो ये एक क्या है? कदीम नसरी सिन्फ़ है, यानी बहुत ही पुराना, जिसमें किसी एक मख़सूस उन्वान पर शेर बहस हासिल होती है। यानी जिसमें सिर्फ़ एक ही उन्वान पर जो है बहस होती है। और ये अक्सर एग्ज़ाम में ये लाइन से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कि जिसमें किसी एक मख़सूस उन्वान पर शेर हासिल बहस होती है। तो इसमें कुछ काट दिया जाएगा बीच में से और उसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो इस लाइन को याद करना ही बेटर है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी। मुख्तसर का मतलब होता है शॉर्ट और तवील का मतलब होता है लंबा। तो मज़मून छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मज़मून लिखा जाता है। मज़मून जो है ज़रूरत के अनुसार लिखा जाता है। आजकल तो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मज़मून नवेसी की तदरीस दी जाती है। यानी छोटे क्लासों में भी, पहले जो है बड़े क्लासों में मज़मून लिखने के लिए दिया जाता था, और अभी जो है छोटे क्लासों में भी जो है मज़मून नवेसी बच्चों को दी जाती है। मज़मून निगारी में काफ़ी वसाअत और तनों है। तो मज़मून निगारी अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा खिंचाव है। मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं। मज़मून की जमा है मज़ामीन। मज़मून की जमा मज़ामीन, और मुख्तलिफ़ का मतलब होता है भिन्न, यानी डिफरेंट, यानी अलग अलग नौइयत के हो सकते हैं। जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मजहबी, अखलाक़ी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वग़ैरह। मज़मून निगारी में काफ़ी आज़ादी और कुशादगी है। इसमें यानी कि ज़्यादा जो है मज़मून निगारी जो है काफ़ी, उसमें लिखने की जो है काफ़ी आज़ादी है और कुशादगी भी है। हम एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। हम बेजान पर भी और जानदार पर भी क्या कर सकते हैं? मज़मून लिख सकते हैं। स्कूल के मज़ामीन में उन्वान की तशरीह, उसकी सिफ़ात और अयूब पेश किए जाते हैं। मायारी मज़ामीन में इल्मियत और जामियत भी होती है। जो मायारी मज़ामीन होते हैं तो उसमें इल्मियत और जामियत भी होती है, और कलमकार के क़ल्म व ज़हन की जौलानियत भी। हर दौर में मज़मून नवेसी उर्दू की नसरी सिन्फ़ की एक अहम सिन्फ़ बनी रही, और हुनूज़ ये मकाम मज़मून नवेसी को हासिल है। और मज़मून नवेसी जो है हमेशा से चलता आ रहा है। आज प्राइमरी दर्जात और मुल्क के मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात के निसाबों में भी ये शामिल है। यानी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी मज़मून नवेसी आता है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज़ हुआ। तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जब बना था, अंग्रेज़ों ने बनवाया था अपने फ़ायदे के लिए, उस समय इसकी शुरुआत हुई, और सिलसिले हुनूज़ कायम है और अभी तक ये कायम है। हमारे मशहूर व मारूफ़ मज़मून निगारों में सर सैयद अहमद ख़ां सबसे मशहूर व मारूफ़ अगर देखा जाए मज़मून निगार, तो सर सैयद अहमद ख़ां, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हुसैन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वग़ैरह ने तो इस सिन्फ़ में काफ़ी जिला बख्शी है। तो सब मज़मून निगारों के नाम याद रखने हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से कौन से मज़मून निगार हैं। तो सर सैयद का भी नाम आ सकता है, मोहसिनुल मुल्क का भी आ सकता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी आ सकता है। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं मज़मून आलमी हिद्दत। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और हिंदी में इसको बुलाता है विश्वतापन। क्या बुलाता है? विश्वतापन। तो ये मज़मून जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विश्वतापन, और उर्दू में इसको आलम हिद्दत या तमाज़त अर्ज़ी भी बोला जाता है, और अंग्रेज़ी में इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाय किए हुए।
हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। तो ज़मीन क्या है? एक तरह से एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। तो जितने भी जानदार हैं उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। यानी कि यहाँ का अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है, सबके लिए मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, और दूसरे जो सैयारा हैं तो उसका माहौल पौधों के लिए और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर बहुत मौजू है, यानी कि मुनासिब है, और मुअतदिल है, और मुअतदिल भी है। मुअतदिल का मतलब होता है बराबर या फिर ठीक। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। तो यहाँ इंसान और जानवर तरह तरह के क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो है दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा मौजू है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। तो पिछले 30-40 सालों से अगर देखें तो हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग असल में कहते किसे हैं? ज़मीन के दर्जा हरारत में धीरे धीरे इजाफ़ा को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत ज़िक्र और चर्चा हो रहा है। तो पूरी दुनिया में, विश्व में अगर देखा जाए तो 10 वर्षों से बहुत ही ज़्यादा चर्चित है कि आखिर ज़मीन गर्म हो रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। तो आज अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापन एक बहुत ही भयानक पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन गया है और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसला पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब जो है इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और चिंतित हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादले ख़यालात हुए। तो अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया। तो इस प्रॉब्लम्स को लेकर सारे साइंसदान अपने एक दूसरे से ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं और इससे मुदाफ़अत के लिए कई अहम अक़दाम उन ममालिक में लिए जा रहे हैं। और ये सारे मुल्क मिलकर के क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं कि आखिर हम लोग को इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। आखिर हम लोग सोच रहे होंगे कि हमारी दुनिया जो है आखिर धीरे धीरे गर्म क्यों हो रही है, इसका तापमान क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, आखिर इसका कारण क्या है कि क्यों जो है दुनिया गर्म हो रही है। इसकी सबसे अहम वजह ख़ुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं। आखिर ये जो दुनिया गर्म हो रही है तो इसकी वजह कौन है? ख़ुद हम इंसान ही हैं। हम लोगों के कामों की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसको साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसेस पैदा हो रही हैं। अभी जो है फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बन रही है, उसके साथ साथ मोटर गाड़ियों में इजाफा हो रहा है धीरे धीरे, और जंगलों को हम बेतहाशा काटते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, यानी ये सब ऐसी गैसें हैं जो इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसकी वजह से? कारखाना, फैक्ट्रियाँ वगैरह खुलने की वजह से, मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा चलने की वजह से, और जंगलों को हम लोग जो काट लेते हैं इसकी वजह से ये सब गैसेस बढ़ रही हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथेन 149% पैदा होने लगी हैं। यानी कि इसकी वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में कितना 31% और मेथेन गैसेज 149% ज़्यादा पैदा होने लगी हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में कितना बढ़ रहा है, तो 31% और मेथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मेथेन गैसेज धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो मेथेन गैस अक्सर धान के खेतों से और उसके बाद भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारे ज़मीन पर आफ़ताब की शुआएँ यानी कि सूरज की किरणें
आती हैं और वो उन्हें ज़्यादा जज़्ब कर लेती हैं। तो सूरज की किरणें जो है इन सब गैसों को क्या करती है, ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है। तो ये सब गैस जो है अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेने की वजह से सूरज की किरणें, तो माहौल हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, यानी कि तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख़याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि 0.75 डिग्री क्या हो गया है, बढ़ गया है पिछले कितने सालों में, 10 वर्षों में। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफ़ा हो जाए। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो 21वीं सदी अभी जो चल रही है इसमें क्या हो सकता है कि 1 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफ़ा हो सकता है, यानी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये बहुत तशवीशनाक बात है और ये अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलते हैं, यानी कि ज़मीन का दर्जा हरारत अगर बढ़ेगा तो जो बड़े बड़े समंदर हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ है तो वो क्या हो सकते हैं, तेज़ी से पिघल सकते हैं और इसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। और जब बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे पिघलने लगेंगे तो समंदर का पानी का लेवल जो है बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक। माहिरीन माहौलियात का ख़याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। और माहिरीन माहौलियात जो हैं तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह से जो है पानी का लेवल, समंदर का लेवल बढ़ जाएगा तो समंदर के अगल बगल में रहने वाले जो घर हैं वो हमेशा के लिए डूबने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। अगर इस तरह से हुआ तो बांग्लादेश जो पड़ोसी मुल्क हमारा है और हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी जो साहिली इलाके हैं, यानी कि समंदर के किनारे वाले इलाके और मालदीव वगैरह भी क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है, यानी कि ज़मीन के धीरे धीरे गर्म होने की वजह से ही हमारी जो आबो हवा है उसमें बड़ी चेंजिंग देखने को मिलती है। मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। मौसमों की जो मुअय्यना मुद्दत थी, एक फ़िक्स टाइम था कि इतने महीने के बाद सर्दी आएगी, ठंडी और फिर बारिश होगी, तो इसकी कोई मुअय्यना मुद्दत अब नहीं रही है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। जहाँ पे ठंडे मुल्क थे वहाँ पे अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत से जानवर अपने पौधे दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत से जानवर और पौधे देखा जाए तो दुनिया से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स और इसके उल्टा अगर अपोजिट देखा जाए तो बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं और जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं और वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिससे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। जैसे भी रिसेंटली आप लोग देखें कि कोरोना वायरस आया था जिसका हम लोग कभी नामो निशान नहीं सुने थे। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत, और इसकी वजह से तूफ़ान भी आ सकता है और भयंकर सैलाब भी आ सकते हैं और इसके साथ साथ कहत भी आ सकता है। कहत, ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी कहत बोलते हैं कि बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हुई और पूरा सूखा ही सूखा और इसकी वजह से जो है खेती बाड़ी नहीं हो पाया तो लोग खाएंगे कैसे, तो उससे भुखमरी होगी, तो इसको कहत बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर देखा जाए तमाज़त अर्ज़ी तो ये एक पूरे विश्व के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलिक वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। तो इसके लिए चाहिए कि जितने भी पूरी दुनिया के ममालिक सबको मिलजुल करके इसकी उपाय निकालना पड़ेगा कि आखिर इसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमें अब इस ख़तरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा। तो ये जो ख़तरनाक प्रॉब्लम्स है तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को जो है गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे रोका जाए। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो हमारे मुल्क के जितने भी सिटीज़न हैं, शहरी हैं, नागरिक हैं, सबका ये फ़र्ज़ जो है, कर्तव्य बनता है कि इसके लिए हम काम करें, जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के ज़रिया इसके लिए जो हिदायत दिए जाए उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए और हुकूमत के मंसूबों पर भरपूर ताउन किया जाए। और गवर्नमेंट जो कहे तो उसको हम लोग को मानना पड़ेगा और उसमें अगर ताउन करना पड़े
यानी कि पैसे भी खर्च करना पड़े तो करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो अगर इन हालात में हम लोग क्या करें, आखिर ऐसे हालात पैदा हो गए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए आखिर हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। तो हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ऐसे काम करें कि क्या हो, हमारा ज़मीन जो है ज़्यादा गर्म ना हो, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं पैसा वाले, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह और गाड़ी वगैरह बहुत चलती है और वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो उन देशों को चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस का मिकदार कम से कम उत्पन्न करें। जंगलों को कटने से रोकना होगा और उसके साथ साथ पेड़ पौधे जो हम लोग काट रहे हैं तो उसको कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए और पेड़ पौधों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए और जिन गाड़ियों से, मोटर गाड़ियों से गैस वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो उस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, पाबंदी लगाना होगा। उसके साथ साथ लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए, और लकड़ी वगैरह जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, उससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के गैस निकलते हैं। तो हम लोग को लकड़ियों और कोयला वगैरह का कम से कम जलाना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम लोग गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि पहले जिस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते थे उसके हिसाब से, जैसे पेड़ पौधे लोग लगाते थे, काटते कम थे, अभी जो है ज़्यादा हो रहा है। 2007 में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो 2007 में क्योटो एक मुल्क है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इसके लिए। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई, यानी सब लोग मिलजुल करके एक दस्तावेज़, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिस पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हलफ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। और वहाँ पे एक दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था कि अलग अलग मुल्कों के लोग वहाँ आए थे और दस्तखत किए थे और एक हलफ लिया था, वादा किया था कि हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अमल करेंगे। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं, यानी इसको कम करने के लिए बहुत सारे मुल्क के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक़ नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। तो अमेरिका के जो नायब सदर थे अल गोरे, वो पूरे मुल्क में घूम घूम के क्या किया था, तकरीरें यानी भाषण दिया था, इश्तिहारात तकसीम कराए और इसके साथ साथ पोस्टर भी बाँटे और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को इसके ख़तरनाक असरात और दफ़ा के तराकीब से रोशनास कराए। और उन्होंने एक किताब भी छापी कि इस ख़तरे के बारे में लोगों को जागरूक किया और इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसके क्या बचाव हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। 27 दिसंबर और 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस यानी चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया। और हम लोग के इंडिया में भी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 में 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। और एक जलसा मुनक्किद किया गया था। कहाँ, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ मुनक्किद किया गया था, तो नागालैंड के शहर कौन सा, दीमापुर शहर में। और ये कब से कब तक हुआ था, तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और ये कब मुनक्किद किया गया था, 2008 ईस्वी में। और इसके मेहमान ख़ुसूसी कौन थे, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कौन, जनाब APJ अब्दुल कलाम। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे। 5 दिन का जो ये कांग्रेस मुनक्किद किया गया था, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक था, एक था पोल्यूशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस ख़ित्तों से चुनकर 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। तो 32 सूबों के जो मरकज़ी हुकूमत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ से अलग अलग ख़ित्तों से है जो है स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें स्टूडेंट की तादाद कितनी थी, 556। पूरे मुल्क में 1165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया और पूरे मुल्क से जो है 1165 टीचर्स भी यहाँ पे इस कांग्रेस में आए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े बड़े पैमाने पर काम कर रही है। यानी कि हमारी सरकार जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कितने बड़े पैमाने पर जो है काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा और तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। और गवर्नमेंट जो है तलबा के अंदर यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर बेदारी पैदा करके ये ला रही है। ये किसको बता रहे हैं? तलबा को। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा व तालिबात पर ही मुल्क की सारी ज़िम्मेदारी आने वाली है। यानी कि स्टूडेंट्स ये आगे का क्या है? फ्यूचर है। और इनके ज़रिया इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के तराकीब करने होंगे। और इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए सबको क्या करना हो? मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान ख़ुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसला को दूर करने, हल करने और बचने की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। तो मेहमान ख़ुसूसी जो कांग्रेस में थे जनाब APJ अब्दुल कलाम, तो इस मसला से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए ज़िम्मेदारी किसको दी गई? तलबा और तालिबात यानी स्टूडेंट्स को, कि वही कर सकते हैं, वही इन चीज़ों को समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। तो जनाब APJ अब्दुल कलाम ने जो है उस कांग्रेस में कहा था, क्या कहा था कि इससे निपटने का एक जादुई मंत्र यही है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले जो 20 लाख बच्चे हैं वो 5-5 पेड़ अगर लगा दे तो हमारे जितने भी जो मसाइल हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है इसके सारे सवालात को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।